अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा अगला टॉपिक है मेजरिंग क्रिएटिविटी कि क्या जो हमारा तख्लीकी अमल या तख्लीकी सलाहियत है किसी भी इंसान की, क्या उसको हम किसी तरह नाप सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह जैसे हम जहानत को नापते हैं। जहानत को नापने का जो तरीका है वो आईक्यू है कि कितना आप कहते हैं 60 70 120 300 जितना भी किसी का आईक्यू लेवल है उससे पता चलता है कि उसमें जहानत कितनी है। तो ऑल्दो ये थोड़ा-सा ज़रा टेक्निकल चीज़ है, लेकिन हम इसको फिर भी देख लेते हैं क्योंकि जब हम क्रिएटिविटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ ही रहे हैं, तो जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हमें कम से कम उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। देयर हैव ऑलवेज़ बीन एफर्ट्स टू समहाउ मेजर हाउ क्रिएटिव अ पर्सन इज़। इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट व्हेन टीम्स और इंडिविजुअल्स आर बीइंग रिक्रूटेड और हायर्ड। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सी जॉब्स के लिए या बहुत सारी काइंड ऑफ एजुकेशन के लिए ये अगर पता हमें चल जाए कि जिस पर्सन को भी हम ले रहे हैं, जिस इंसान को भी हम उस जगह पे दाखिल कर रहे हैं या नौकरी दे रहे हैं, वो कितना क्रिएटिव है तो उससे हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आप हायर किसी को कर लें और आप वो बाद में क्रिएटिव साबित ना हो तो वो ना सिर्फ अपना अपना काम ख़राब करता है, बल्कि वो टीम का काम भी ख़राब करता है, टीम के लिए भी यूज़लेस होता है। Although there is still no highly reliable test for creativity because it's a difficult and complex thing to measure, but let's look at some of the models proposed to do the task. अभी तक कोई जो आप कहें ना कि बहुत रिलायबल, सचमुच का रिलायबल टेस्ट जो है वो क्रिएटिविटी को नापने का अभी तक नहीं मिला। उसकी वजह ये कि क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा फ़र्क चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, फ़र्क एटीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं कि उन सबको इकट्ठा मेजर करना जो है वो बहुत ही बड़ा काम है। और इतने बड़े काम के लिए जो है ना वो रिसर्च जारी है। लेकिन ये कि जो भी फ़िलहाल मॉडल्स हैं, जिनमें से काफ़ी अच्छे मॉडल्स भी हैं, वो ज़रा हम देख लेते हैं कि किस-किस तरीके से क्रिएटिविटी को नापने की कोशिश की जा चुकी है। इन कन्वर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, कुछ थिंकिंग के सोच के टेस्ट हैं, किसी खास तरीके से सोचने पे आपको मजबूर करते हैं। उनमें से एक टेस्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। द एग्जामिनी मस्ट अराइव एट वन राइट आंसर। द इंफॉर्मेशन गिवन जनरली इज सफिशेंटली स्ट्रक्चर्ड सो दैट देयर इज ओनली वन राइट आंसर। ये इस किस्म के टेस्ट होते हैं जिसमें सवाल कुछ पूछे जाते हैं लोगों से, और वो सवाल बने इस तरह होते हैं कि वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं, कहीं ना कहीं क्लू देते हैं ऐसी चीज़ का कि कि उस सवाल का एक ही जवाब होता है और उस सवाल के एक ही जवाब पे लोगों ने पहुंचना होता है, और सवाल के अंदर ही उसके लिए इशारे होते हैं। तो आप समझे कि जैसे मैथमेटिक्स है कि मैथमेटिकली सिर्फ एक जवाब ही होता है, आप दो या तीन या चार जवाब नहीं होते। तो ये समझें कि एक ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन, मतलब सवाल डिटेल में दिया गया है लेकिन उस सवाल का एक ही जवाब है, सिर्फ एक जवाब है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग टेस्ट में आपने एक जवाब तक पहुंचना होता है। अगर आप पहुंच गए तो आपको नंबर मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग सेट होता है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। Some aspects of creativity may be measured by giving an open-ended question or prompt and seeing how large variety of ideas person produces to respond to it, in response to it. Divergent thinking बिल्कुल उल्टा है। उसका मतलब है कि आपको सवाल दिया गया है लेकिन उसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, और असल में इसी चीज़ पे उस पर्सन को मार्क किया जाता है कि कितने फ़र्क उसने जवाब दे दिए। मसलन जैसे बड़ा एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कि जी आपके पास अगर एक ईंट हो सो तो उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सचमुच की क्रिएटिविटी आपकी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक ईंट से या एक पत्थर से या एक दायरे से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये जो टेस्ट हैं ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के, ये ईंट वाला तो बड़ा पॉपुलर टेस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी बड़े टेस्ट इसके लिए बनाए गए। ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं उन जगहों के लिए जहाँ वाकई आपने क्रिएटिव डिसिप्लिन्स में जाना हो, मसलन आर्किटेक्चर में, मसलन कि किसी लिहाज से नर्सिंग में भी, किसी लिहाज से मैनेजमेंट में भी, कि आपके सामने छो कम चीज़ें होंगी और उसमें से बहुत सारी ऑप्शंस आपने निकालनी होंगी। तो ऐसे टेस्ट वहाँ पे काम आते हैं। टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑफ मैनी ईयर्स द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ क्रिएटिविटी। यही जो डाइवर्जेंट थिंकिंग के टेस्ट मैंने बताए आपको, ईंट वाला टेस्ट, ये बहुत जगहों पे बहुत अरसे तक ये समझें कि क्रिएटिविटी का टेस्ट कह के इस्तेमाल होता रहा है कि मतलब वाहिद क्रिएटिविटी का टेस्ट यही है, ये कह के इस्तेमाल काफ़ी अरसे से होता रहा है।
डाइवर्जेंट थिंकिंग टास्क और टेस्ट में बी मेजर्ड अगेंस्ट 4 फॉलोइंग क्वालिटीज़। अब देखिए ना, कन्वर्जेंट को आप छोड़ दें, ये जो कन्वर्जेंट है इसको छोड़ दें, क्योंकि ये चूँकि सिर्फ एक जवाब तक आता है, तो इसलिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। डाइवर्जेंट की आगे बड़ी वैरायटीज़ हैं, ये देख लें कि अब जब डाइवर्जेंट टेस्ट देते हैं आपको, डाइवर्जेंट थिंकिंग टास्क देते हैं आपको, तो ये भी सवाल आता है कि किस तरह नंबर मिलते हैं उसके, क्या चीज़ चेक करते हैं जिस पे नंबर मिलते हैं। तो समझें कि जो भी टेस्ट ऐसे होते हैं वो ये 4 क्वालिटीज़ जो है ना वो मेजर करने की कोशिश करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं किसी भी इंसान में, और उसी पे नंबर मिलते हैं। फ्लुएंसी इज़ टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज टू अ गिवन स्टिमुलाई। मतलब जैसे ईंट वाली बात है, फ्लुएंसी कहते हैं कि जितने भी ज़्यादा जवाब उसने दिए ईंट वाली बात पे, कि आपके पास एक ईंट है, उसके आप क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास एक ईंट और एक पत्थर है, तो आप उसको क्या-क्या, क्या-क्या कर सकते हैं। या आपको कोई इस किस्म की चीज़ दे दें कि एक आपके पास डबल रोटी का स्लाइस है और एक अंडा है और एक आम है। इससे आप कितनी फ़र्क-फ़र्क डिशेज़ बना सकते हैं। अब ये थोड़ी अजीबो-गरीब बातें हैं, लेकिन बात ये है कि इसी किस्म के मुश्किल सवाल लेकिन ओपन एंडेड जब आप देते हैं, और उसमें से जितने ज़्यादा मल्टीपल जवाब कोई देता है उसको आप कहते हैं फ्लुएंसी के, उसके बड़ा फ्लो है उसके आइडियाज़ में कि आइडियाज़ निकालता ही जा रहा है, निकालता ही जा रहा है। तो समझें कि पहला जो क्वालिटी होती है वो फ्लुएंसी होती है, उसके ऊपर भी नंबर मिलते हैं। दूसरा होता है ओरिजिनैलिटी, कि कितना नया और कितना ओरिजिनल है। ओरिजिनैलिटी इज़ द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ गिवन स्टिमुलाई। कि अगर किसी ने वही आम, अंडे और टोस्ट वाली बात की है, तो लोग कहेंगे कि हाँ, टोस्ट और अंडे से फ्रेंच टोस्ट ख्याल आता है, अच्छा आम काट के उसके ऊपर डाल दें। अगर कोई कहे कि नहीं, आम, अंडे और जो डबल रोटी का पीस है, उससे ज़्यादा बेहतर ये बात ये है कि आप मैंगो का समोसा बना लें, कि मैंगो अंदर डाल, आम अंदर डाल के, जो डबल रोटी है उसको कुचल के, उसके क्रम्स डाल के, उसको गूंद के अंडे के साथ, और फिर उसका रोटी बनाएं, उसका समोसा बनाएं, उसके अंदर आम भरें और वो फ्राई करें। अब ये प्रोसेस लंबा हो, टेढ़ा हो, अजीबो गरीब हो, बट द थिंग इज़ के अगर कोई ऐसा आइडिया ले आए जो कि बाकियों ने ना सोचा हो, यानी बाकी जो लोग कर रहे हैं उससे बहुत फ़र्क किस्म की चीज़ हो, तो उसको आप कहोगे ओरिजिनैलिटी। अब ये भले आपको बड़े बेवकूफ़ाना सी एग्ज़ाम्पल्स लगें, लेकिन टेस्टों में अक्सर ऐसी ही अजीब व गरीब एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि जो आपकी सोच से थोड़ी साइड पे ही होती हैं, क्योंकि जो आपके तजर्बे में चीज़ होगी उसी पे पूछेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपका तजर्बा है। वो कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने लाएँ जिसमें आपका तजर्बा ना हो, ताकि वाक़ई में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़े। तीसरी चीज़ होती है फ्लेक्सिबिलिटी, कि कितनी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतने ही आपके नंबर ज़्यादा आएँगे। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज़ और काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज़ टू अ गिवन स्टिमुलाई, और मोर ब्रॉडली अ चेंज इन द मीनिंग, यूज़ और इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग। फ्लेक्सिबिलिटी समझें कि इस खासियत को कहते हैं कि अगर आपके सामने एक सवाल रखा गया, तो अगर 10 लोग उसको उसी तरीके से समझें, मसलन यही आम, अंडे और डबल रोटी के पीस वाली बात है कि इससे आपने डिश बनानी है। अब जब आप कहते हैं डिश बनानी है, तो ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा लोग यही समझते हैं कि इसको पकाना होगा। लेकिन जो सवाल किया गया उसमें उन्होंने तो नहीं कहा कि पकी हुई डिश हो या कच्ची डिश हो। उन्होंने ये भी नहीं कहा फ्रीज़ की हुई डिश हो या लिक्विड डिश हो या सॉलिड डिश हो। तो समझें कि अगर कोई इंसान जो है वो सवाल को समझने में भी बड़ी वैरायटियाँ निकाल ले, कि वो 4 डिशेज़ आपको बता दे जो कि एक फ्रीज़ करने वाली है, एक खुश्क करने वाली है, कि कोई एक ऐसी वो डिश बता दे जिसमें इन तीनों चीज़ों को खुश्क करके कोई डेज़र्ट बना दे। या वो ये कहे कि किसने कहा है कि आम, अंडा और डबल रोटी को मीठा ही होना चाहिए, हो सकता है मैं इसको कड़वे की तरफ ले जाऊँ किसी तरीके से। तो समझें कि जब सवाल को समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी या निकाले, तो इसका मतलब है कि वो बंदा जो है वो हर मामले में क्रिएटिव है। वो आपकी डिक्टेशन नहीं लेता, वो ये नहीं होता कि बाकी सब लोगों की तरह एक ही डायरेक्शन में सोचता है, वो बहुत सारी फ़र्क फ़र्क डायरेक्शन में सोच सकता है। तो डायरेक्शंस का की मल्टीप्लिसिटी भी, और ये कि सिचुएशन के लिहाज से तब्दीली भी जो है ना, उसको भी आप फ्लेक्सिबिलिटी कहते हो, उसके भी क्रिएटिविटी में नंबर होते हैं। इलैबोरेशन, इलैबोरेशन होती है कि
जितनी ज़्यादा तफसील से हल बताया आपने। अब एक अ, यही अंडे और ये डबल-रोटी वाली जो एग्ज़ाम्पल है उसमें अगर किसी ने कहा कि हाँ, वो समोसा बना दें उसका इस तरीके से। लेकिन उसने एक ने कहा कि हाँ, इसका समोसा बना दें, दूसरे ने मज़ीद डिटेल्स पेश की। उसने कहा नहीं आप डबल रोटी के स्लाइस काटेंगे डबल रोटी के बारीक-बारीक परतें काटेंगे, आम की भी बारीक-बारीक परतें काटेंगे, फिर उनको एक दूसरे के ऊपर जमाएँगे, फिर उनको रोल करेंगे, फिर उसको अंडे में डुबो के फ्राई करेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ करेंगे कि जितनी ज़्यादा वो डिटेल्स अपने प्रोजेक्ट की दे, तो उसको वो आप कहते हैं एलैबोरेशन की, यानी उसने बड़ी तफ़सील से सोचा। अब हल्के से सोच के जब आप बता देते हैं, ऊपर से सोच के बता देते हैं, तो चूँकि आपने डिटेल्स में नहीं सोचा होता, इसलिए आपका जो आइडिया वो तकरीबन तुक्का भी हो सकता है वो काम करे, हो सकता है वो ना काम करे, क्योंकि आपने डिटेल में जाके नहीं सोचा। और जब आप डिटेल में जाके उस प्रोजेक्ट को सोचते हैं, तो वो आपको पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट काम वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ये जो मैंने अभी बात बताई है, परतें काटें और ये करें, वो करें, हो सकता है वो हो ही ना सकता हो। लेकिन ये पता आपको तब चलेगा जब आप अपने आइडिया की डिटेल्स भी खोल-खोल के अपने आप को भी बयान करेंगे, किसी और को भी बयान करेंगे, तो समझे कि जितनी डिटेल्स बताई जाएँ वो भी उसके भी नंबर होंगे। इसका मतलब है कि जो आपका ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के टेस्ट हैं, उसमें नंबर जो लगाए जाते हैं, फ्लुएंसी पे, ओरिजिनैलिटी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे और इलैबोरेशन पे लगाए जाते हैं। इस मतलब इसी तरह ये उसका टेस्ट का समझे ब्रेकडाउन है। इफ़ अ पर्सन वर प्लानिंग अ सोशल ओकेजन एट, ये चलें ये मैंने बता ही दिया, इसको रहने दें, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। द मोस्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ creativity in elementary school children ever developed and administered has been in Minnesota test of creative thinking, which was later named the TTCT। ये कहते हैं कि जी के बच्चों को, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों की क्रिएटिविटी नापने का आज तक जो बेहतरीन टेस्ट बना है ना, वो ये है। उसको MTCT कहते हैं, मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। बाद में उसको थोड़ा सा डेवलप करके उन्होंने TTCT कर दिया। ये मैंने ये लिंक साथ डाले हुए हैं। लेकिन ये ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चों के उसके टेस्ट करने के लिए। अगर आप थोड़े ओल्डर लोगों को करना पड़ेगा तो आपको इसको ज़्यादा मुश्किल करना पड़ेगा। ये जो टेस्ट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज़। उसमें अब टेस्ट के अंदर क्या है? टेस्ट के अंदर 3 कैटेगरी है। वर्बल टास्क यूजिंग वर्बल स्टिमुलाई, वर्बल टास्क यूजिंग नॉन वर्बल स्टिमुलाई, नॉन वर्बल टास्क। वर्बल टास्क यूजिंग वर्बल स्टिमुलाई यानी ज़ुबानी काम करना है आपने, यानी कोई कहानी सुनानी है, कोई जुगत करनी है या कुछ भी करना है, काम भी ज़ुबानी है। और जो इंफॉर्मेशन दी गई ना, जो मतलब जो सवाल है वो भी ज़ुबानी दिया गया। अच्छा, अब इसके अंदर भी मज़ीद छोटे-छोटे टेस्ट हैं, ये जल्दी-जल्दी मैं बता देती हूँ कि ये जो आपका कि ज़ुबानी आपने काम भी आपने ज़ुबानी करना है और स्टोरी भी आपको ज़ुबानी, मतलब सवाल भी आपको ज़ुबानी किया गया। उसमें कौन-कौन से छोटे-छोटे टास्क हो सकते हैं? एक तो ये होता है, उसको कहते हैं अनयूजुअल यूज़ टास्क, कि किसी भी चीज़ को आप ऐसे इस्तेमाल करें जो कि अमूमी तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं उससे हट के हो। मसलन बच्चों को एक किताब या कोई एक डब्बा दे देते हैं और कहते हैं कि इसके कितने इस्तेमाल हैं, जैसे मैंने ईंट वाली बात बताई थी। इन द इम्पॉसिबिलिटीज टास्क चिल्ड्रन आर गिविंग अ सिचुएशन एंड लिस्ट डाउन हाउ मेनी इम्पॉसिबिलिटीज इज है। फिर ये भी ये एक टेस्ट इम्पॉसिबिलिटीज टेस्ट है। और वो ये होता है कि कोई सिचुएशन बताएं कि हाँ तुम जंगल में गए हो, तुमने दरख्त के ऊपर चढ़ के तुमने ये फल तोड़ के नीचे आना है और फिर फल को काट के पका के खाना है। मतलब ऐसी सिचुएशन दे दी। और बच्चों से ये नहीं पूछा कि कैसे करना है, आपने बच्चों से ये पूछा है कि अच्छा ये बताएं कि इसमें कितनी कितनी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, कितनी चीज़ों में अपना काम हो सकते हो वो बताओ। वो कहेगा हाँ दरख्त पे मैं कैसे चढ़ूँगा, मेरे तो साथ तो ये है वो है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। यानी आप इम्पॉसिबिलिटीज़ के नामुमकिनात जो हैं इस सारी सिचुएशन में से चुन के वो बताएं। In the consequence text, children are given three improbable situations, and the children are required to list out their consequences। के consequence होता है नतीजा, कि नतीजा जो किसी भी काम का जो नतीजा निकलता है उसके ऊपर भी बेस करके उन्होंने टास्क होता है काम, कि एक काम दिया है कि जो भी चीज़ है उसके ज़रा नतीजे बताएं कि क्या नतीजे निकल सकते हैं। तो बच्चों को आप ना 3 सिचुएशंस बताते हैं। ज़रा थोड़ी सी अनयूजुअल होती है कि वो होने वाली नहीं होती, लेकिन बार उनको बताते हैं कि अच्छा इमेजिन करो कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ, इस तरह करके 3 सिचुएशंस देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि
अच्छा, अगर ऐसे हुआ तो तुम्हारे ख्याल में क्या नतीजा होगा? मसलन एक बेबी साइकिल है, उसके ऊपर एक जिसको पीछे वाली सीट है उसके ऊपर बच्चा बैठा हुआ है, और आगे जो ड्राइविंग वाली सीट है उसको बंदर चला रहा है। तो अब ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है ना, इम्प्रॉबेबल, आमतौर पर ऐसे नहीं होते। तो उसको कहते हैं अच्छा अब ये बताओ कि 5 मिनट बाद क्या हो रहा होगा इस सिचुएशन में। तो वो अब जब इमेजिन करते हैं बच्चे कि अच्छा बंदर क्या करेगा, मैं क्या करूँगा, साइकिल कैसी है, पता नहीं साइकिल चल रही है नहीं चल रही, 5 मिनट में तो पता नहीं क्या 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 कुछ हो जाएगा। तो समझे कि इसमें जो जवाब बच्चे देते हैं वो बड़े अनयूजुअल होते हैं, और उसी से पता चलता है कि अच्छा उनका दिमाग कितना चलता है, कितने क्रिएटिव है, कितनी नई नई सिचुएशन सोच सकते हैं वो। In the just suppose task, children are given an improbable situation and asked to predict the possible outcomes from द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू और अननोन वेरिएबल। इसी तरह जस्ट सपोज के, हाँ ज़रा तसव्वुर तो करो, ज़रा तसव्वुर तो करो, इस तरह करके एक काम दिया जाता है जिसमें बच्चों को इसी तरह की जैसे पहले सिचुएशन दी है कि एक अनयूजुअल सी सिचुएशन देते हैं, और फिर उसके अंदर एक और एलिमेंट डाल देते हैं कि कहते हैं कि जैसे बंदर साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने लगा है और उसके पीछे बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन जो बच्चा है वो अम, मैं क्या करूँ, कोई मतलब कोई एक और उसमें ऐसी चीज़ डाल देते हैं कि जी बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है, साथ में ऐसी मैंने एग्जांपल दे दी कि एक ऐसी चीज़ डाल दी है कि अंग्रेज़ी बोलता है। अब उससे सारी सिचुएशन आपकी बदल गई। अंग्रेज़ी बोलने का ताल्लुक इधर इधर क्या है, क्या बच्चे ने बंदर से बातें करनी है, ये कुछ करें, मकसद ये है कि इस किस्म की चीज़ें जो डाल दी जाती हैं उसकी वजह से असल सिचुएशन जो है ना वो बड़ी बदल सी जाती है। तो ये भी समझें कि उसी का एक अगला टास्क है, या कोई ऐसी अननोन वेरिएबल उसमें डाल देते हैं कि जिसकी वजह से उन बच्चों को सोचना पड़ता है कि अच्छा पता नहीं सिचुएशन ऐसी हो तो क्या होगा, सिचुएशन वैसी हो तो क्या होगा। यानी उनके दिमाग जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा आप चलाते हैं और फिर उसमें भी आप मेजरमेंट करते हैं। इन द सिचुएशन टास्क children are given three common problems and asked to think of as many solutions to these problems as they can. For example, if the school were abolished, what would you do to try to become educated? मतलब सिचुएशन टास्क होता है कि कोई एक सिचुएशन या कोई समझे कि एक सिचुएशन ही कहेंगे उसको, कि एक हालात पैदा कर दिए गए, कि कोई ख़ास किस्म के हालात पैदा कर दिए जाएं इमेजिनरी तौर पे, और बच्चों को जो है ना वो आम सी तीन तीन मसाइल दे दें हल करने के लिए, और उनको कहें कि अच्छा इसके ज़्यादा ज़्यादा हल निकालो। मसलन कोई मतलब जो उनको मसले दिए जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स उनको दी जाती हैं वो आसान होती हैं, ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं होती, लेकिन सिचुएशन में जब आप यानी बैकग्राउंड जब उसकी चेंज हो जाती है तो फिर उनको फ़र्क तरीके से सोचना पड़ता है। मसलन आप उनको कहें कि जी जैसे यहाँ इन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर स्कूल सारे तबाह हो जाए दुनिया के, तो और बच्चों को पढ़ने का फिर भी शौक हो तो बच्चे क्या कर सकते हैं। यानी बच्चों को पढ़ने का जो शौक है वो तो बच्चों को उसका जवाब पता ही है, यानी वो आसान सा ही सिचुएशन है। रोज़ यही होता है, बच्चों को पढ़ने का शौक होता है, उन्होंने तालीम लेनी होती है तो वो स्कूल चले जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उसमें से सिचुएशन चेंज कर दी, स्कूल निकाल दिया, उन्होंने कहा स्कूल तो सारे तबाह हो गए, अब क्या करोगे। तो ये देखिए कि इस किस्म की चीज़ों में ये ओपन एंडेड चीज़ें हैं, सवाल हैं कि सवाल छोटा है, आगे उसके बहुत से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं। तो ये फ़र्क फ़र्क चीज़ें हैं, टास्क हैं जिनको आप नंबर करते हो। इन द कॉमन प्रॉब्लम टास्क, children are instructed that they will be given common situations and they will be asked to think of as many problems as they can that they may that may arise in connection with these situations. For example, doing homework while going to school in the morning. ये भी कॉमन प्रॉब्लम टास्क भी तकरीबन वैसा ही है कि आप उनको सिचुएशन दे देते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि इसमें मसले कितने कितने हैं, क्या ख्याल है कि क्या क्या मसले पैदा हो सकते हैं। मतलब कोई भी सिचुएशन दे के उसको उससे पूछते हैं कि अच्छा अब ये काम करना है, लेकिन उसमें तुमने ये नहीं बताना कि कैसे करना है, तुमने ये बताना है कि अच्छा इसमें क्या क्या मसले पैदा हो सकते हैं। ये अब एनालॉजी का बड़ा अच्छा टेस्ट है कि एनालॉजी की नहीं, मतलब एनालाइज करने का, कि आपको प्रॉब्लम को खोल के बयान करना आ जाए। जब आपको पता चल जाए कि सिचुएशन में मसला क्या है तो फिर वो आपको मसला हल कर सकते हैं। लेकिन जब आप पता ही ना कर सकें कि उस सिचुएशन में मसले क्या हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपको जब पता ही नहीं है तो आपने करना क्या है। जब आपको पता ही नहीं कि आपने क्या करना है तो आप क्या करेंगे।
तो इन कॉमन प्रॉब्लम टास्क का इससे ताल्लुक़ है। In the improvement task, children are given a list of common objects and are asked to suggest as many ways as they can to improve each object. ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। बड़ी ज़बरदस्त वैसे आइडिया है कि इसमें मतलब कोई एक छोटी सी सादा सी सिचुएशन दे देते हैं, कोई छोटी सी सादा सी मशीन दे दी, एक स्विच दे दिया, एक बॉल पॉइंट दे दिया, कोई कलम दे दिया, कोई चीज़ दे दी और कहा कि अच्छा अब इसके ना फंक्शन तुमने इम्प्रूव करने, इसको बेहतर करो। दे आर आस्क्ड नॉट टू बॉदर अबाउट वेदर और नॉट इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द चेंज थॉट ऑफ। लेकिन उनको इस चीज़ पे पाबंद नहीं किया जाता कि अच्छा बना के दिखाओ ना अब, कि मतलब कि रियलिटी में सचमुच में करके दिखाओ, इसका पाबंद नहीं करते। मसलन मैं कहूँ कि हाँ टूथपेस्ट है तुम्हारे, टूथब्रश है तुम्हारे पास, कुछ ऐसा चक्कर करो कि मुझे अलहदा से टूथपेस्ट ना खरीदनी पड़े, जो टूथब्रश है ना वही वही मेरे दांत पूरी तरह साफ़ कर दे। अब ये ऐसी सिचुएशन है जिसका हर बच्चा, हर बंदा एक अलग-अलग हल निकालेगा। कोई कहेगा हैंडल की जगह टूथपेस्ट फिट कर दो, कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा। लेकिन आप बेसिकली उनसे कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट टास्क है ये कि आप जो भी इन्वेंशन है, जो भी चीज़ है उसको इम्प्रूव करना है, उसको बेहतर करना है। इन द इमेजिनेटिव सीरीज़ स्टोरीज़ टास्क, इमेजिनेटिव स्टोरी यानी कि तख तख्लीक करो कोई कहानी। उसमें बच्चों को कहते हैं कि दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे एक्साइटिंग मज़ेदार कहानी जो है ना वो आप लिखें। टॉपिक्स को थोड़ा सा सजेस्ट कर देते हैं या कोई इशारे दे देते हैं उनको, या इशारा, अब इशारे भी ऐसे देते हैं जिसमें इनका तख़य्युल दौड़ता है। मसलन उस कुत्ते की कहानी लिखो जो भौंक नहीं सकता था। तो अब आपने सिचुएशन ही ऐसे ट्विस्ट करके उसको दे दी, उसको कहानी लिखो, तो वो कहानी भी जो लिखेगा वो भी थोड़ी सी ट्विस्टेड होगी क्योंकि उसको स्टार्ट ट्विस्टेड मिला है। क्योंकि आमतौर पर कुत्ते से भौंकना आप कनेक्टेड ही समझते हैं, लेकिन उसने कुत्ते से भौंकना अलग कर दिया। उसने कहा ऐसा ऐसे कुत्ते की कहानी लिखो जो भौंकता नहीं है या भौंक नहीं सकता। अच्छा, अब ये सारे आपके पिछले ख़त्म हो गए वर्बल टास्क थे, जिनके वर्बली यानी ज़ुबानी ही सवाल में जवाब सवाल किए गए थे और ज़ुबानी ही आपने जवाब देने थे। अब ये दूसरी टाइप है वर्बल टास्क यूजिंग नॉन वर्बल स्टिमुलाई, कि ज़ुबानी आपने जवाब देने हैं लेकिन जो सवाल है वो ज़ुबानी नहीं है, वो किसी और तरीके से। द आस्क एंड गेस टास्क, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए ये टेस्ट है। ये ऐसा टेस्ट होता है कि आप एक तस्वीर है जो कि आप देते हैं, मतलब ये कि ज़ुबानी नहीं आपने बताया, एक तस्वीर के ज़रिए ये टेस्ट हो रहा है। तस्वीर दिखाइए आपने बच्चों को और बच्चों को कहा कि जो मर्ज़ी सवाल पूछ लो इस तस्वीर के बारे में। वो जब सवाल पूछ लेते हैं और अक्सर ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल पूछते हैं जो कि बैकग्राउंड की नॉलेज होती है। तस्वीर को, खाली तस्वीर को देख के वो चीज़ें नहीं पता चल सकती। अभी तस्वीर में 3 बच्चे हैं जिन्होंने हाथ में 1 सेब और आधा सेब पकड़ा हुआ है। अब इसकी क्या स्टोरी है? इसके बारे में बच्चों को कहते हैं अच्छा जो पूछना है पूछ लो उसके बारे में। तो बच्चे पूछ लेते हैं। उसके बाद कहते हैं अच्छा आपके ख़्याल में इस तस्वीर में क्या हो रहा है? और उसके बाद पूछते हैं कि अच्छा ये तो आपने बता दी इस तस्वीर में क्या हो रहा है, लेकिन आपके ख़्याल में इस तस्वीर में जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे क्या-क्या हो सकते हैं? अब एक तो आपने उनसे पहले पूछा कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है, यानी जो कुछ भी उनको नज़र आ रहा है उसके पीछे उन्होंने स्टोरी बनानी है, यानी क्रिएट करनी है। आपने तस्वीर उसको क्लू के तौर पे दी है और फिर आप और उनकी इमेजिनेशन को पुश करते हैं, पीछे की तरफ लेके जाते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं और आप कहते हैं अच्छा अब ये जो हो रहा है कि तुम कह रहे हो कि जी ये एक बच्चे ने आधा खा लिया या उसके भाई ने आधा चुरा लिया था और जो बाकी एक सेब है वो 2 बच्चों ने पकड़ा हुआ है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसने खाना है। एक कहता है कि तुम खा लो, दूसरा कहता है तुम खा लो। तो अच्छा फिर अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये क्या इस ये जो सिचुएशन है। तो ये समझिए सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं इस सवाल में और फ़र्क और हर सिचुएशन में बच्चे को पुश करते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हो सकता है। तो समझे कि ये स्टोरी टेलिंग जैसी चीज़ें जो होती हैं उसकी ट्रेनिंग की इब्तदा इस किस्म के टेस्टों में होती है और सच्ची बात है कि इन टेस्ट से आपको बच्चे का अंदाज़ा भी हो जाता है। आप ये टेस्ट किसी बच्चे से करके देखें, आपको पता चलेगा कि कितनी वो जो हम कहते हैं ना उर्दू में लंबी-लंबी छोड़ते हैं बच्चे, इसलिए कि बच्चों की इमेजिनेशन बहुत तेज़ होती है। लेकिन ऑब्वियसली जो इस टेस्ट के में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताते हैं, ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है कि हाँ,
इसकी इमेजिनेशन बहुत तेज़ है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं बता पाते या डर जाते हैं जो कुछ भी, तो आपको ये समझ आ जाता है कि फ़िलहाल इनमें जो तख्लीकी सलाहियत है वो फ़िलहाल या कम है या उसकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। In this task, common toys are used and children are asked to think of as many improvements as they can. एक और टेस्ट है जिसमें बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं, आम खिलौने जिनसे वो फेमिलियर होते हैं। मतलब हर तरह का, जैसे रेलगाड़ी वाले खिलौने होते हैं, टेडी बेयर्स होते हैं, जो वो घोड़ा होता है, एक रॉकिंग हॉर्स होता है, मतलब इस किस्म के खिलौने या ब्लॉक्स दिए जाते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा इस खिलौने को ज़रा इम्प्रूव करो ताकि इसके खेलने से और मज़ा आए। तो अब वो बच्चे क्या क्या आइडिया देते हैं, वो भी समझें कि एक नई दुनिया खुल जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे खेलने में ही मज़ा ज़्यादा करना करना चाहते हैं और वो ऐसी चीज़ें कर देंगे, या कुछ बच्चे हो सकता है उससे कोई एजुकेशनल चीज़ निकालना चाहें या उससे कोई मैजिकल चीज़ उससे कनेक्ट करना चाहें। तो हर बच्चा जो है वो अपने तरीके से इमेजिनेशन यूज़ करके समझें कि उन खिलौनों को मज़ीद अच्छा खिलौना बनाने की जो है ना वो सजेशन देता है। अनयूजुअल यूजेस टास्क के जो कॉमन यूज़ नहीं है, जो नए किस्म के इस्तेमाल हैं चीज़ों के, उसका उसके बारे में टास्क। In this task, along with product improvement task, another task unusual uses is used. The child is asked to think of cleverest, the most interesting, and most unusual uses of the given toy, other than as a plaything. These uses could be for the toy as it is or for the toy as changed. अच्छा, अब ये पिछले टेस्ट की और मज़ीद अच्छी फॉर्म है। आपने बच्चे को खिलौना दिया, आपने कहा अच्छा इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करो, इस खिलौने को नया बनाओ, इस खिलौने में कोई और मज़ेदार चीज़ डालो। चलिए उसने डाल दी। अब उसको कहते हैं कि अच्छा ये तुम्हारे पास या पुराना खिलौना तुम्हारे पास है जो चेंज नहीं किया था, या नया खिलौना जो तुमने खुद चेंज किया, दोनों में से कोई भी चूज़ कर लो और बताओ कि अच्छा अगर हम इसे खेलें ना तो और क्या कर सकते हैं। यानी खिलौने से अगर हम खेलें ना, कोई और काम लेना चाहें तो वो क्या क्या काम हो सकते हैं। तो ये है वो अनयूजुअल यूजेस टास्क कि नए बनाए हुए खिलौने से या पुराने खिलौने से आप क्या क्या कर सकते हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इमेजिनेशन के या क्रिएटिविटी की कितनी ज़्यादा लेयर्स इन टेस्टों में चेक हुई जा रही। मतलब जो बच्चा बताता जाएगा, अगली चीज़ें करता जाएगा, इसका मतलब है अनथक उसमें एनर्जी भी और क्रिएटिविटी की सलाहियत भी है और वो दिमाग अपना जो है वो इस्तेमाल करता है। तो ये टेस्ट इस लिहाज से स्कूल के बच्चों को गेज करने में हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। आखिरी जो टाइप है दैट इज़ नॉन वर्बल टास्क, के जो ज़ुबान ज़ुबानी नहीं होते टेस्ट, मतलब बोल के नहीं कहते, किसी और तरीक़ों से कहते हैं। Incomplete figure task. In an ordinary white paper, an area of 54 square inches is divided into 10 squares, each containing a different stimulus figure. The subjects are asked to sketch some novel objects or design by adding as many lines as they can to the 10 figures. अब इस इस टेस्ट की बहुत शक्लें हैं। एक शक्ल इन्होंने बताई, इनकम्प्लीट फिगर टास्क का मतलब होता है कि कोई फिगर, मतलब कोई इंसान की बॉडी, कोई शेर की बॉडी, किसी भी चीज़ की जिस्म की ड्राइंग, लेकिन इनकम्प्लीट। तो समझें कि जैसे स्क्वायर्स में डिवाइड किया होता है, सफ़ा स्क्वायर में डिवाइड किया है, हर स्क्वायर में कोई एक छोटी सी लाइन है, छोटी सी लाइन है, छोटी सी लाइन, और उसको बच्चे को कहते हैं चाहे इन लाइनों को जोड़ो आपस में और कोई जानवर की शक्ल बनाओ। इसी टेस्ट की और भी बहुत सारी शक्लें हैं जिसमें से सिर्फ एक इन्होंने बताई। Picture construction task or shapes task. In this task, the children are given shapes of a triangle or a jelly bean and a sheet of white paper. The children are asked to think of a picture in which given shapes are an integral part. They should paste it wherever they want on the white sheet and add lines with pencils to make any novel picture. They have to think of a name for the picture and write it down at the bottom. अभी ज़रा कॉम्प्लेक्स सेट है, लेकिन एक्चुअली ये टेस्ट भी आपने कई दफ़ा देखा होगा। होता ये कि आपको ये सचमुच की चीज़ बच्चे को दे देते हैं, मसलन एक ट्राइंगल शेप दे दी, तिकोनी, एक तिकोन दे दी कागज़ की बनी हुई, और एक कोई टॉफ़ी दे दी, मिसाल के तौर पे इन्होंने जेली बीन का हम टॉफ़ी कह लेते हैं, और उसको कहा है कि, और साथ एक सफ़ेद कागज़ दे दिया, और उसको बच्चे को कहा है कि कोई भी एक पिक्चर बनाओ सफ़ेद कागज़ पे जिसमें ये ट्रायंगल भी और ये टॉफ़ी भी जो है ना, ये
उसका हिस्सा बन जाए। कि कोई ऐसी चीज़ सोचो, कोई लैंडस्केप सोच लेंगे बच्चे, कोई शक्ल सोच लेंगे, नाक की जगह ट्रायंगल बना देंगे, माउथ की जगह टॉफ़ी लगा देंगे। कि मतलब उनको कहा है कि ये जो दो चीज़ें हैं, ट्रायंगल और टॉफ़ी, ये ज़रूर इस्तेमाल करनी है। पेपर से, पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाओ और फिर ये जगह जहाँ फिट होती हैं वहाँ फिट करो, बाकी पेंसिल से ड्राइंग पूरी कर दो। तो ये समझे कि पिक्चर कंस्ट्रक्शन टास्क है या शेप्स टास्क है। Circles and square task. It was originally designed as a non-verbal test of ideation fluency and flexibility, then modified in such a way as to stress originality and elaboration. ये जो टेस्ट है दायरों का और चौकोर स्क्वायर्स का, ये असल में टेस्ट किसी और चीज़ के लिए बना था। असल में ये बना था कि जो बहुत सारे आइडियाज़ आप सोचते हैं, जो आइडिएशन फ्लुएंसी होती है और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एक ही चीज़ को आप, एक सवाल को किस किस तरीके से फ़र्क फ़र्क तरीके से देख के समझते हैं। असल में ये इसको चेक करने के लिए बना था, लेकिन बाद में जो है वो ये पता चला कि नहीं, इससे आप ओरिजिनलिटी और एलेबरेशन बड़ी अच्छी टेस्ट कर सकते हैं। Two printed forms were used in the test. In one form, the subject is confronted with a page of 42 circles and asked to sketch objects or pictures which have circles as a major part. In the alternate form, squares are used instead of circles. एक सफ़े पे 42 सर्कल्स डाल देते हैं। अब ये नहीं बताया इन्होंने कि वो एक साइज़ के होते हैं या एक साइज़ के नहीं होते। तकरीबन एक सफ़े के ऊपर 42 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए और कहा कि अच्छा ये सारे सर्कल्स हैं, इन ऐसी चीज़ों की ड्राइंग करें जो जिसके अंदर ये सर्कल जो है ना वो बड़ा ज़रूरी पार्ट है। अब कोई गाड़ी बना देगा जिसका स्टीयरिंग व्हील है, गाड़ी बना देगा जिसका व्हील है, कोई पेन का कैप बना देगा ऊपर से देखते हुए जिसमें सर्कल नज़र आ रहा है। मकसद ये है कि जल्द से जल्द जितनी से जितनी ड्राइंग्स आप कर सकते हैं जिसमें सर्कल्स, या इसकी जगह स्क्वायर भी कर देते होते हैं कई दफ़ा, कि सर्कल और स्क्वायर जो है वो कौन कौन सी चीज़ों की शक्लों में यूज़ होता है। अब ये सोचें तो ये लगता है बड़ी अजीब टेस्ट है, लेकिन एक्चुअली ये जो टेस्ट है एक तो समझने में आसान है, कोई भी समझने में मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टेस्ट बच्चे की क्रिएटिविटी का बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन देता है। क्रिएटिव डिज़ाइन टास्क, द मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, ये क्रिएटिव डिज़ाइन टास्क है। द मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ सर्कल्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड कलर्स, a 4-page booklet, scissors and glue. Subjects are introduced to construct pictures or designs making use of all the color circles and strips within a 30-minute time limit. Subjects may use 1, 3 or 4 pages, alter the circles or strips as they use them as they are, add other symbols or pencil or crayon. कि अब ये समझें कि ये उसी किस्म के टेस्ट हैं जिनको जिनको आपने और थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लेक्स कर दिया। आप एक 4 सफ़ों का बुकलेट देते हैं, 4 सफ़ों की जैसे कॉपी होती है ना वो देते हैं, कैंची देते हैं, ग्लू देते हैं, लंबी लंबी कटी हुई पट्टियाँ देते हैं मुख्तलिफ़ रंगों की कागज़ की, और मतलब मुख्तलिफ़ साइज़ेस की और मुख्तलिफ़ रंगों की कागज़ की पट्टियाँ देते हैं और उनको कहते हैं कि देखें ये जो पट्टियाँ हैं, स्ट्रिप्स हैं और जो सर्कल्स हैं, उसको तुम काटो, फोल्ड करो, कोई भी कोई भी डिज़ाइन बनाओ, बेशक वो एक सफ़े पे 4 सफ़ों का बुकलेट है ना, बेशक एक सफ़े पे बनाओ, 2 पे बनाओ, 3 पे बनाओ, जिस पे भी बनाओ, और सर्कल्स को काट भी सकते हो, स्ट्रिप्स को भी काट सकते हो, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, काट काट के भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो उसके ऊपर कोई ड्राइंग भी अगर आपने करनी है एडिशनल, कोई सिंबल्स या ड्राइंग करनी है तो पेंसिल या क्रेयॉन से वो भी लगा लो। अब ये कॉम्प्लेक्स टास्क है क्योंकि उनको आपने बताया नहीं कि क्या करना है। आपने सारा चीज़ उसी पे छोड़ दी है, बच्चे पे छोड़ दी है कि उसको कहे कि हाँ जी तुम्हें डिज़ाइंस बनाने और जितने मर्ज़ी सफ़ों पे बना लो, और सिर्फ शर्त ये कि आपके पास 30 मिनट की लिमिट है, ये नहीं कि पूरा दिन लगा दो। तो 30 मिनट की लिमिट का मतलब है कि फिर जो डिसीजन उन्होंने करने होंगे वो ठक 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 करके जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि 30 मिनट में उन्होंने काटना भी है, जोड़ना भी है, चीज़ें बनानी भी हैं और सोचना भी है। थैंक यू। अब ये सारे वो ट्रेडिशनल किस्म के पीछे से जितने हमने, ये बहुत सारे टेस्ट हैं, ये जितने भी हमने टेस्ट देखे हैं, ये समझें कि
क्रिएटिविटी को मेजर करने की ख़ास तौर पे ज़रा यंग बच्चों में। ये सारे टेस्ट बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं। आज की तारीख में भी ये टेस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर कुछ टेस्ट भी शायद आ चुके हों। तो आप चाहें तो एज़ एन एक्सरसाइज़ आप इन सारे टेस्टों को अपने ऊपर आज़माएँ। मैं आपको इन सारी चीज़ों के मैंने लिंक्स आपको साथ दिए हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में इस सारी चीज़ के बाद आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाँ, क्रिएटिविटी या तख्लीकी अमल, तख्लीकी सलाहियत काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन उसके कुछ हिस्से हम जो है नाप सकते हैं। इतना अंदाज़ा कम से कम हम कर सकते हैं इन टेस्टों के ज़रिए कि हम जिन कैंडिडेट्स को चूज़ कर रहे हैं या जिसको नौकरी पे रख रहे हैं, हम उसके बारे में थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से गेस कर सकें, अंदाज़ा लगा सकें कि कितना अच्छा है या कितना वो कितना क्रिएटिव है या कितना क्रिएटिव नहीं है। थैंक यू।